हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट को आम भाषा में बोलते हैं कि घुटने का ग्रीस खत्म हो जाना या घुटने घिस जाना। बाय डेफिनेशन, ओस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द कार्टिलेज एंड ऑल्सो नोन एज डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। ये नॉर्मल जॉइंट अपने को दिख रहा है, इसमें ये फीमर है, ये टीबिया है और ये पटेला है। इन दोनों में जो ये अपने को वाइटिस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तीनों की आर्टिकुलर सरफेस पे, ये है दोस्तों कार्टिलेज। अगर इस कार्टिलेज का डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है या डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो उसी को ही अपन बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जॉइंट की कार्टिलेज होती है वो खराब हो जाती है, घिसने लग जाती है और कार्टिलेज के नीचे की हड्डी एक्सपोज हो जाती है। ये जो बोन है ये एक्सपोज हो जाएगी, ये डैमेज होने की वजह से, उसकी रगड़क खाने की वजह से ही पेशेंट को पेन होता है। यही ओस्टियोआर्थराइटिस है। इस स्लाइड में आपको जैसे दिख रहा है कि ये एक जॉइंट अपने को नी जॉइंट दिखाया जा रहा है। ये फीमर है, इसका लेटरल कॉन्डाइल है और ये मीडियल कॉन्डाइल है। ओस्टियोआर्थराइटिस मेनली स्टार्ट होता है वो मिडिल कॉन्डाइल से शुरू होता है। लेटरल कॉन्डाइल बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन मिडिल कॉन्डाइल में ये जो कार्टिलेज है इसका डिजनरेशन स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से ये पेनफुल हो जाएगी। यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, बोन एक्सपोज हो गई है, बोन एक्सपोज होने की वजह से ये आपस में रगड़क खाएंगे और इसमें पेन होएगा। यही ऐसे ही इसी स्लाइड में भी दिखा रखा है कि ये पूरी जो फीमर की कार्टिलेज है वो डैमेज हो रखी है। नीचे टीबिया की मिडिल साइड की अपने को दिखा रखी है, ये भी कार्टिलेज डैमेज हो रखी है, इसकी वजह से पेन होंगे। ये जो पास में छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रखी हैं ये है ओस्टियोफाइट। ओस्टियोफाइट कैसे होते हैं? जब कार्टिलेज डैमेज होती है तो रिकवरी के लिए अपना जो बॉडी है उसका रिस्पॉन्स आता है, तो उस टाइम कैल्सिफिकेशन हो जाता है और स्मूथ कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर बनती हैं, उनको अपन ओस्टियोफाइट बोलते हैं। ये एक्सरे में कैसा आपने को ओस्टियोआर्थराइटिस आइडेंटिफाई करें और कैसा एक्सरे में दिखेगा? ये एक नॉर्मल एक्सरे है, ये नॉर्मल एक्सरे है। उसमें अपने को क्या दिखेगा? जॉइंट लाइन जो है एकदम नॉर्मल दिखेगी, जॉइंट लाइन बिल्कुल क्लियर कट दिखेगी, कोई जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज नहीं होगा, कोई अपने को ओस्टियोफाइट नहीं दिख रहा है, मतलब स्मूथ मार्जिन दिख रहे हैं टीबिया और फीमर दोनों के। तो ये नॉर्मल एक्सरे हो गया। लेकिन अब बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के मेन फीचर्स की। क्या होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में? तो ओस्टियोआर्थराइटिस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला है डिक्रीज जॉइंट लाइन स्पेस। ये मिडिल कंपार्टमेंट की जो जॉइंट लाइन है इसमें वो डिक्रीज हो गई है, जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज हो रहा है। इसको डिक्रीज कैसे हो रहा है कि जो कार्टिलेज है वो अपने को एक्सरे में दिखती नहीं है, तो जो कार्टिलेज है वो नहीं दिखती, तो जो कार्टिलेज की थिकनेस की वजह से ही अपने को जॉइंट लाइन स्पेस दिख रहा होता है। अब अगर कार्टिलेज डैमेज होएगी तो वो बोन आपस में एक दूसरे के पास आएंगी, तो ये जॉइंट स्पेस अपना डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो ओस्टियोफाइट मैंने आपको बताया क्या होते हैं, स्मूथ कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है ये ओस्टियोफाइट दिख रहा है, एक लिपिंग हो रखी है यहाँ पे भी, मिडिल साइड में भी, ये भी ओस्टियोफाइट है, ये ओस्टियोफाइट है। और तीसरी चीज होती है सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस मतलब जो जॉइंट के पास में ये वाइटिस दिखाई देने लग जाता है, ये होता है स्क्लेरोसिस, मतलब बोन हार्डन हो गई वहां पे, इसको बोलते हैं सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के। इन 3 इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर ही ओस्टियोआर्थराइटिस को क्लासिफाई किया गया है, उसकी ग्रेडिंग दी गई है। ये ग्रेडिंग है कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें ग्रेड 0, 1, 2, 3 और 4 तक है। ग्रेड 0 है, इसका मतलब नी जॉइंट नॉर्मल है और ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। इस सिस्टम में अपन जो मेन फीचर वो लेंगे वो है जॉइंट स्पेस नैरोविंग, ओस्टियोफाइट्स, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस और बोनी डिफॉर्मिटी। इसमें बोनी डिफॉर्मिटी तो जॉइंट लाइन स्पेस और
जो है ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 में क्या होगा, जॉइंट लाइन स्पेस डाउटफुल नेरोविंग होएगी। ग्रेड 2 में पॉसिबल नेरोविंग होएगी ऑन वेट बियरिंग एक्सरे। ग्रेड 3 में डेफिनेट अपने को क्लियर कट दिखेगा कि जॉइंट स्पेस नेरोविंग हो गई है। और ग्रेड 4 में मार्क्ड, मतलब एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे टिबिया और फीमर एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रही हैं। दूसरा है ओस्टियोफाइट। ओस्टियोफाइट ग्रेड 1 में पॉसिबल ओस्टियोफाइट लीपिंग दिखेगी अपने को। ग्रेड 2 में डेफिनेट ओस्टियोफाइट दिखने लग जाएंगे। ग्रेड 3 में मल्टीपल ओस्टियोफाइट होंगे और ग्रेड 4 में लार्ज एंड मल्टीपल ओस्टियोफाइट होंगे। सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस ग्रेड 3 से स्टार्ट होती है दिखना और ग्रेड 4 में सीवियर स्क्लेरोसिस दिखेगा। वैसे ही बोनी डिफॉर्मिटी भी अपने को ग्रेड 3 से दिखना शुरू होती है और ग्रेड 4 में बोनी डिफॉर्मिटी डेफिनेट हो जाएगी। तो अगर किसी एक्सरे में ओस्टियोआर्थराइटिस अपन डायग्नोस कर रहे हैं और उसमें सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस है या फिर बोनी डिफॉर्मिटी है जैसे वेरस या वेल्गस है, तो ये समझ लो कि वो ग्रेड 3 तो है ही है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो सकता है। अब ग्रेड फर्स्ट को अपन बोलते हैं डाउटफुल ओस्टियोआर्थराइटिस, मतलब एक्सरे देख के अपन डाउटफुल है कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ग्रेड 2 में मिनिमम ओस्टियोआर्थराइटिस, ग्रेड 3 मॉडरेट है और ग्रेड 4 सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस है। ये ग्रेडिंग है जो एक्सरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए ग्रेड फर्स्ट में अपने को डाउटफुल नेरोविंग स्पेस है, इसमें कोई ओस्टियोफाइट अपने को नहीं दिख रहा है, सिर्फ नेरोविंग के हिसाब से ये वो अपन ओस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस कर रहे हैं, वो भी डाउटफुल है, क्लियर कट अपन नहीं बोल सकते इसमें नेरोविंग है। ग्रेड 2 में पॉसिबल नेरोविंग है, जैसे ही अपन ने स्टैंडिंग एक्सरे लिया इसमें इस साइड अपने को नेरोविंग दिखाई दे रही है, जॉइंट स्पेस की नेरोविंग दिखाई दे रही है। ओस्टियोफाइट अपने इसमें यहाँ पे लीपिंग दिखाई दे रही है, देखिए ये जो है ये ओस्टियोफाइट लीपिंग है। ग्रेड 3 में अपने को डेफिनेट ओस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक ओस्टियोफाइट, ये दिख रहा है और नेरोविंग दिखाई दे ही रही है। और ग्रेड 4 में मल्टीपल ओस्टियोफाइट है, एक ये ओस्टियोफाइट दिखाई दे रहा है यहाँ और एक ये ओस्टियोफाइट दिखाई दे रहा है, ये भी ओस्टियोफाइट है। ये दूसरा स्लाइड है, इसमें अपने को क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं पॉसिबल ओस्टियोफाइट ये है और ये जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज है, यहाँ पे ओस्टियोफाइट दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी ये ओस्टियोफाइट हैं और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस दिखाई दे रही है, इसमें सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस दिखाई दे रही है। मार्क जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज, मतलब जॉइंट स्पेस दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेटरल साइड इसमें जॉइंट स्पेस है ही नहीं, ये इसको बोलते हैं मार्क्ड जॉइंट लाइन स्पेस डिक्रीज। टाइप ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। टाइप ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस दो प्रकार का होता है, पहला होता है इडियोपैथिक या प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। जो मोस्ट कॉमन जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो होता है इडियोपैथिक या प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस। इडियोपैथिक क्यों बोलते हैं, जब देयर इज एब्सेंस ऑफ नोन कोज, मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए अंडरलाइंग कोई कोज नहीं है, तो उस ओस्टियोआर्थराइटिस को प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन ये होता है। दूसरा है टाइप सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। तो सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑलवेज देयर इज ए अंडरलाइंग कोज फॉर द ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है आर्टिकुलर फ्रैक्चर। आर्टिकुलर फ्रैक्चर से क्या होगा, जो माल यूनियन होगा उसमें आर्टिकुलर सरफेस अनइवन हो जाएगी और फ्रिक्शन की वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। सेकंड हो सकता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। थर्ड होता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब अगर नी जॉइंट के लिगामेंट अगर इंजरी हो गई है तो उसमें इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्रिक्शन होएगा और कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। और फोर्थ है कलेक्शन, अगर किसी के हीमो कलेक्शन रहता है तो उसकी वजह से भी कार्टिलेज डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है वो है पेन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है पेन विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। पेन का करेक्टरिस्टिक है पेन इज क्रोनिक इन नेचर। क्रोनिक इन नेचर, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला पेन है। दूसरा है वर्सन बाय एक्टिविटी, अगर आदमी चलेगा तो उसका पेन और बढ़ जाएगा, रिलीव नहीं होगा, बढ़ेगा, ये भी इसका पेन का करेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी क्या हो सकती है, जेनुवेरम हो सकता है या जेनुवेल्गस हो सकता है। जेनुवेरम क्या होती है, घुटने अंदर की साइड मुड़ जाते हैं, जैसे इस एक्सरे में भी अपने को दिखाई दे रहे हैं और ये क्लिनिकल इमेज भी दिखाई दे रही है। इसमें अंदर की साइड अगर घुटना मुड़ता है तो जेनुवेरम बोलते हैं, जेनुवेरस बोलते हैं,
और अगर घुटना बाहर की साइड अगर मुड़ रहा है तो इसको जेनु वेलगस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो डिफॉर्मिटी होती है वो जेनु वेरस होती है। ओल्ड एज में अगर इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जेनु वेरस डिफॉर्मिटी आएगी। अगर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें जेनु वेरस और जेनु वेलगस दोनों में से कोई भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग डिजीज। थर्ड जो इसका क्लिनिकल फीचर है वो है लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट पूरा घुटना मोड़ नहीं पाएगा, धीरे धीरे वो कंप्लेन करेगा कि अब वो उकड़ू नहीं बैठ सकता है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं हो पाएगी। ये हो गया लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। फोर्थ है फीलिंग ऑफ ग्राइंडिंग सेंसेशन। ग्राइंडिंग सेंसेशन पेशेंट बोलेगा कि घुटने में आवाज़ें आती हैं या किसी रगड़क जैसी कुछ फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग सेंसेशन। ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस एट जॉइंट लाइन एंड सबकॉन्ड्रल एरिया। जॉइंट लाइन पे अपन अगर दबाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेन फील करेगा पेशेंट, तो उसको बोलते हैं जॉइंट लाइन टेंडरनेस। और दूसरा जो फीलिंग आएगी वो है ग्राइंडिंग सेंसेशन। घुटने पे अपन पूरी हथेली रखेंगे और घुटने को सीधा और मोड़ने के लिए बोलेंगे। अगर ऐसा करने पे पेशेंट के घुटने के अंदर अपने को फील आएगी जैसे कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई रगड़क सी आवाज़ आ रही है, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग सेशन। ये अपने को फील करने पे खुद भी आएगी और मरीज को भी आएगी। है ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ट्रीटमेंट मेनली हो सकता है कंजर्वेटिव। जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट लाइन अपन करते हैं वो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, या सीवियर कंडीशन में अपने को सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दो टाइप से होएगा। पहला होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल थेरेपी से, और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल थेरेपी के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेनली अपने को तीन चीज़ करनी होती हैं। पहला है वेट रिडक्शन। अगर जॉइंट पे अगर वेट डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम होएगा, कार्टिलेज डैमेज कम होएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिक्रीज द वेट इफ द पेशेंट इज ओवरवेट। दूसरा है अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी। ये तीन परहेज अपने को मरीज को बताने हैं। पहला है स्क्वेटिंग, उकड़ू नहीं बैठना है। दूसरा है क्रॉस लेग सिटिंग, मतलब आलती फालती मार के नहीं बैठना है। तीसरा है स्टेयर्स, सीढ़ियाँ अवॉइड करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना उतरना है। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सपोर्ट फॉर वॉकिंग। अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो अपन उसको बोल सकते हैं कि चलते वक्त वो स्टिक का सहारा लेके चले, उससे भी जॉइंट पे जो जितना लोड आएगा वो लोड कम हो जाएगा और कार्टिलेज डैमेज कम होएगी। ये हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा हो गया फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में उसको अपन बताएंगे कि पहले रेंज ऑफ मोशन बढ़ाए। धीरे धीरे क्या होता है, घुटना मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इससे रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करनी है, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। दूसरा है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। दोस्तों फिजिकल थेरेपी जितनी भी अपन बता रहे हैं पेशेंट को, उसका जो मेन अपना एम है वो है नी जॉइंट के आसपास की मसल्स जो हैं उनको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। उससे क्या होगा, वेट बियर करेंगी मसल्स, तो कार्टिलेज के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, कार्टिलेज अपन बचा सकते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज में क्या होता है, ये अब मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज का। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने को घुटने को नीचे दबाने की कोशिश करनी है, घुटना टाइट करने की कोशिश करनी है इसमें, और पंजे को अपनी तरफ खुद की तरफ खींचना है बिना हाथ लगाए। ये दोनों चीज़ बिना हाथ से करनी है, खुद घुटने से और पैर से करनी है। ये मांसपेशी एकदम टाइट होनी चाहिए, घुटना नीचे दबाना है। ऐसे इमेजिन करना है कि कुछ हाथ या फिर अपन कपड़ा रख सकते हैं, घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। ये मांसपेशी बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद वापस पैर को रिलैक्स छोड़ना है, वापस पंजे को अपनी तरफ खींचना है, घुटना नीचे दबाना है, मांसपेशी टाइट हो, ये बोन टाइट हो, और इसको 20 सेकंड तक रखना है। फिर 20 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज साइकिल। साइकिलिंग कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज साइकिल आती है उस पे। नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग करेंगे, उससे भी जो नी जॉइंट के आसपास की सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट है वॉकिंग इन वेस्ट डीप वाटर। वेस्ट डीप वाटर में चलने का फ़ायदा क्या होगा,
पेशेंट का जो वेट है वो तो पानी की वजह से जॉइंट पे जाएगा नहीं, बट वॉकिंग करेगा अंडर रेजिस्टेंस, तो उससे मसल्स फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह हो गया अपना फिजिकल थेरेपी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल थेरेपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल में अपन मेनली जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में अपन उनको देते हैं एनासेड्स। एनासेड्स ओवर द काउंटर ना लेके अपने को कंटिन्यू चलानी है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके बाद में है कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स में दो मेनली अपन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोजामिन। तीसरा है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दो टाइप के यूज़ कर सकते हैं, या तो स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं या पीआरपी। अगर किसी के सीवियर पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो अपन स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं। पीआरपी क्या करती है, हीलिंग इम्प्रूव करती है कार्टिलेज की, तो पीआरपी भी यूज़ करते हैं। चौथा दोस्तों, अपन विटामिन सी भी इसमें अच्छा रोल प्ले करती है, विटामिन सी भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट में दो स्कोप हैं अपने पास, एक आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट हो सकता है या फिर आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है। आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट कब करेंगे, अगर ओस्टियोफाइट्स बहुत मल्टीपल ओस्टियोफाइट्स हैं या बड़े ओस्टियोफाइट्स हैं या इंट्रा आर्टिकुलर ओस्टियोफाइट्स हैं जो कैचिंग ऑफ द नी जॉइंट कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं होने दे रहे हैं, तो आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट से ओस्टियोफाइट्स को अपन रिमूव कर देंगे, उससे इंस्टेंट रिलीफ पेन में मिलेगा। या फिर बहुत ही सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस है ग्रेड 3 या 4 और डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है तो आर्थ्रोप्लास्टी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, घुटने का जोड़ अपन चेंज कर देते हैं, यह है आर्थ्रोप्लास्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू।